हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नेम इज भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर में देखेंगे भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होती है। ठीक है, तो देखिए कोई भी भाषा है जो उसे का भाषा का हमें शुद्ध रूप सिखाता है, शुद्ध अशुद्ध बताता है, वो कौन होता है? वह व्याकरण ही होता है। ठीक है, तो जितनी जरूरी भाषा है और भाषा की शुद्धता के लिए, इसकी प्रामाणिकता के लिए व्याकरण भी आवश्यक होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले कि भाषा क्या होती है। ठीक है, तो जो कुछ भी हमारे द्वारा बोला जाता है, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं हमारे द्वारा बोला जाता है, वही भाषा होती है। ठीक है, हम अपने भावों को एक दूसरों के सामने भाषा के द्वारा ही प्रकट करते हैं, जो हमारे विचार है। ठीक है, तो भाषा के बिना अपनी बात, जो हमारी पूरी बात है, दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते। अगर कहने का मतलब ये है, अगर भाषा नहीं होगी, भाषा ही नहीं होगी, तो जो हमारे मन के विचार हैं, हमारी बातें हैं, हम उनको दूसरों को कैसे बताएंगे? तो इसी के लिए ना भाषा बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। किस लिए? जिससे हम अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकें, दूसरों के सामने प्रकट कर सकें। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं। ठीक है, और भाषा का प्रयोग, भाषा का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम क्या करेंगे? उदाहरण के लिए हम अपने विचारों को अधिकतर बोलकर या लिखकर ही प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर तो हम बोलकर ही अपनी मन की बातों को, पूरा दिन जो हमारी बातें होती रहती हैं, बोलकर ही बताते हैं, हर चीज लिख के नहीं बताते। तो दो तरह से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, लिखकर भी और कैसे? बोलकर भी। तो हम टेलीफोन के माध्यम से जब बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं ना हम अपने रिलेशन में से किसी भी रिलेटिव से, तो ठीक है, या फिर पत्र लिखकर अपनी बात को बताते हैं, पत्र लिखकर भेजते हैं। ठीक है, पोस्ट के द्वारा। और यहाँ भी हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो मतलब चाहे तो हम लिख के अपनी बात को बता रहे हैं या फिर हम बोलकर बता रहे हैं, बात तो एक ही है कि हम अपनी बातों को दूसरों को बता रहे हैं। अतः इस प्रकार हम भाषा का कई प्रकार से प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो भाषा का हम कई तरह से प्रयोग करते हैं, बोलकर ही नहीं, लिखकर भी। ठीक है, तो अध्यापिका ने बच्चों को, हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अध्यापिका ने बच्चों को मौखिक रूप से बताया कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। अध्यापिका ने बताया कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, वैसे हिंदी हमारी राज्य भाषा है। ठीक है, तो बच्चों ने अध्यापिका के शब्दों को सुना, समझा और अपनी कॉपी पर लिखा। बच्चों ने पहले सुना, ठीक है, बोले हुए को सुना, सुनकर समझा और फिर उसको लिखा। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अध्यापिका ने अपने शब्दों को कहने के लिए भाषा का प्रयोग किया, और बच्चों ने ही भाषा के माध्यम से अध्यापिका के शब्दों को सुना, समझा और लिखा, है ना? क्योंकि जब अध्यापिका अपनी बात समझा रही थी, बोलकर समझा रही थी, उसने भाषा का प्रयोग किया, कौन सी? मौखिक भाषा का, और बच्चों ने उसको सुनकर समझा, मौखिक भाषा को, और बच्चों ने फिर सुनकर उसको समझ के अपने नोटबुक में राइट किया, लिखा। ठीक है, तो भाषा के भेद देखेंगे। भाषा के में लिखित दो रूप होते हैं। ठीक है, मतलब दो प्रकार की होती है, दो भेद होते हैं, एक ही बात है। तो कौन कौन सी होती है? एक तो मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। ठीक है, चलिए जानेंगे हम यहाँ पर मौखिक भाषा क्या होती है। जब हम बोलकर भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे अभी मैं बोलकर बता रही हूँ। ठीक है, जब हम बोलकर भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा का कौन सा रूप हो जाता है? वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे प्रधानमंत्री ने अपनी भाषा द्वारा लोगों को अपने विचारों से अवगत कराया। जैसे प्रधानमंत्री थे, जो उनके विचार थे उन्होंने लोगों को बताए। वो कैसे बताए? बोलकर, मौखिक भाषा के द्वारा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, नेहरू के सपनों का भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नेहरू जी थे, उनके सपनों का भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम महात्मा गांधी के आदर्शों पर चल रहे हैं, फिर भी कुछ आतंकवादी तत्व हमारी जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हम इस कांटे भरे रास्ते पर डगमगाएंगे नहीं। हम आतंकवाद को जड़ से मिटाकर ही शांति से बैठेंगे। हम देश के कोने कोने में अमन और शांति का वातावरण बनाएंगे। ये सारा जो भाषण दिया है, जो इनके विचार थे नेताजी के, प्रधानमंत्री के, इन्होंने लोगों को बताया। किसके द्वारा? मौखिक भाषा के द्वारा। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने भाषा द्वारा अपने विचारों को जनता तक पहुंचाया। किसके द्वारा पहुंचाया? भाषा के द्वारा। और हम परिभाषा के रूप में क्या कहेंगे फिर कि मौखिक भाषा क्या होती है? तो यह भाषा जो है, मतलब जो भाषण देना मौखिक भाषा है। ठीक है, लिखित भाषा देखेंगे क्या होती है। जब हम अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे कि हम पत्र या प्रार्थना पत्र आदि लिखकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, भाषा के लिखित रूप कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे पुस्तक, समाचार पत्र आदि। तो मतलब पुस्तक से मतलब यहाँ पर जो पुस्तक में जो सामग्री लिखी हुई है उसको पढ़ना, तो हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो लिखित रूप हो गया। सुन रहे हैं
बात को तो मतलब वो मौखिक भाषा थी। ठीक है, तो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, लिखे हुई सामग्री को पढ़ रहे हैं, तो वो भी लिखित भाषा का ही रूप हो गया। और देखिए मौखिक भाषा जो होती है ना स्थायी नहीं होती, मतलब मेन तो होती है, स्थायी नहीं होती। लिखित भाषा ही स्थायी भाषा होती है, क्योंकि बोला हुआ भूल जाते हैं, लिखा हुआ हम कभी नहीं भूलते, तो इसलिए लिखित भाषा ही स्थायी भाषा है। चलिए देखेंगे भारतीय भाषाओं के बारे में। तो हमारे भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनमें बोली जाने वाली कुछ बोली और भाषाएं। ठीक है, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, बट अभी जो है ना भारत की राजभाषा है हिंदी। ठीक है, तो इस भाषा के 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, जो 1949 था तब स्वीकार किया गया था इसको राष्ट्रभाषा के रूप में। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, भारत के अलग अलग राज्यों में मतलब अन्य अन्य भाषा बोली जाती है। इन भाषाओं में से 18 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की है। ठीक है, ये पहली वाली बात के अकॉर्डिंग है कि जो 18 भाषा को मान्यता प्राप्त थी वो पहले था, अभी 22 है। ठीक है, हमारे जो राज्य में बोले जाने वाली है ये भाषाएं कौन कौन सी निम्नलिखित है: हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, कन्नड़, बंगला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, नेपाली, असमिया, कश्मीरी आदि। तो ये क्या है, जो हमारे भारत देश के अलग अलग राज्य है ना, उनमें अलग अलग तरह की वाली भाषाएं बोली जाती हैं सभी हमारी भारतीय भाषाएं। ठीक है, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे अब यहाँ पे संसार की बात चल रही है। ठीक है, भारत की नहीं, ये संसार को बोल रहा है। सकी संसार में भी अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, चीन, हिब्रू आदि, चीनी वगैरह। ठीक है, तो ये संसार में बोले जाने वाली भाषाएं, मतलब अन्य देशी विदेशी भाषाएं हैं। चलिए हम यहाँ पे एक तो भाषा हो गई, अब देखते हैं बोली क्या होती है। तो बोली भाषा का जो रूप होता है ना, कैसे होता है, तो बोली एक क्षेत्रीय भाषा होती है। ठीक है, मतलब कि अलग अलग क्षेत्र में चेंज हो जाती है, अलग अलग जगह पर। ठीक है, अलग अलग स्थान पर चेंज हो जाती है। भाषा तो एक ही है लेकिन चेंज हो जाती है, क्या, बोलियां। तो बोली एक अपना सीमित क्षेत्र होता है, भाषा का सीमित क्षेत्र नहीं होता, बोली का एक अपना सीमित क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र में एक ही बोली बोली जाती है, दूसरे क्षेत्र में दूसरी बोली बोली जाएगी। भाषा का क्षेत्र सीमित नहीं होता लेकिन बोली का क्षेत्र सीमित होता है। केवल उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ही उसे बोल और समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम मध्य प्रदेश चले जाएं, ठीक है, तो वहां पे हिंदी है लेकिन वहां पे जो बोलियां हैं सबकी मतलब अलग अलग है। अब वो राज्य भाषा हो गई है। ठीक है, लेकिन जैसे अभी हम यहाँ पर जो अपने स्टेट में जो बोल रहे हैं और हम किसी दूसरी जगह पर चले जाएं तो वहां पे अलग बोली बोली जाएंगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जहां पर आप रह रहे हैं वहां किस तरह से बोलते हैं, और जो आपके रिलेटिव्स हैं जैसे आपके मामा हो गए, बुआ जी हो गई आपकी, तो वहां पे अलग तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, और सेम वही जो चीजें हैं उनको आप अलग तरह से वर्ड यूज करते हो। ठीक है, तो बोली यही है कि आपके क्षेत्र में आप जहां आप रह रहे हो वहां पे अलग तरह से बोला जाएगा किसी चीज को, और सेम उसी चीज को जब आप अपने रिलेटिव्स में कहीं दूसरे क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो उसको अलग तरह से बोला जाएगा, लेकिन बात एक ही है। तो वही बोली बता रहा है कि वो बोली जो होती है ना वो क्षेत्र में सीमित होती है। ठीक है, तो बोली का अपना लिखित रूप नहीं होता। देखिए, बोली तो बोली जा रही है लेकिन उसका अपना लिखित रूप नहीं होता। ठीक है, इसका कोई भी लिखित साहित्य भी नहीं होता है। किसमें है लिखित साहित्य, जो केवल एक है वो आपकी हिंदी है। ठीक है, और बोली का इसलिए अपना कोई लिखित रूप नहीं होता। बोल रहे हैं वो जरूरी नहीं कि वो आपकी बुक में भी जैसे आपके चैप्टर रहते कंटेंट रहता है तो वो जैसे बोली जो हम बोल रहे हैं अपने क्षेत्र में उस भाषा में रहेगा, नहीं। जैसे है हिंदी भाषा सेम वैसे ही देवनागरी लिपि में रहेगी। ठीक है, भारतवर्ष में लगभग 1652, ठीक है, 1652 भाषाएं बोली जाती हैं, इतनी सारी। ठीक है, ये बोली बताई जा रही है कि जो भाषाएं जो बोली जाती है इतनी सारी हमारे भारतवर्ष के अंदर। भाषा और बोली में अंतर निम्नलिखित रूप से प्रकट किया जा सकता है। कैसे, चलिए देखेंगे भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। देखिए, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, भाषा किसी एक जगह पर नहीं बोली जाती है। ठीक है, एक ही भाषा हिंदी भाषा है, वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे ही स्टेट में बोली जा रही है। ठीक है, वो अदर स्टेट में भी बोली जा रही है, भारत के अलग राज्यों में भी बोली जा रही है तो वो हिंदी ही। ठीक है, तो जो भाषा का क्षेत्र है वो विस्तृत है, फैला हुआ है, बड़ा है, किसी एक क्षेत्र में नहीं बोली जा रही है। अब इसके विपरीत देखिए बोली क्या है, तो बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। जो बोली है वो भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है और यह रूप भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। ठीक है, सीमित मतलब संकुचित, थोड़ा छोटा, शॉर्ट। ठीक है, मतलब क्योंकि वो क्षेत्र में बोला जा रहा है, अन्य क्षेत्र में आप देखेंगे सेम वैसे ही उस वर्ड को नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, ये यही समझा रहा है। भाषा में साहित्य रचना होती है, भाषा में जो मतलब लिखी जाती है कहानियां वगैरह ये होती हैं, उपन्यास, नाटक इत्यादि। ठीक है, तो इनकी तो मतलब साहित्य रचना होती है, किसकी, भाषा की। लेकिन बोली केवल बोली ही जाती है, उसको लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो वह बोली उपभाषा बन जाती है अगर बोली जाती है। अगर कोई इसमें यदि किसी बोली में कोई साहित्य हुआ भी ना,
अगर किसी और बोली में कोई साहित्य हो, जैसे अभी हम देखते हैं अवधि, अवध में दूसरी साइड से लैंग्वेज बोल जाती है, वहां पे मथुरा में देखेंगे, अगर उसमें कोई साहित्य रचना हुआ भी तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे भाषा नहीं बोलेंगे, उसे उपभाषा बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अवधि और ब्रज भाषा में, जैसे मथुरा में बोलियां अलग अलग बोली जाती हैं, है तो हिंदी लेकिन बोलियां अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है, जो भाषा है वही वो तो सरकारी कामकाज में उसमें मेन रूप से किया जाता है, और बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे हम बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसे वहां पे नहीं बोल सकते, वहां पे हमें शुद्ध भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा, बोली का नहीं, बल्कि किसी क्षेत्र विशेष के जन सामान्य के परस्पर व्यवहार या विचारों के आदान प्रदान में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मानक भाषा क्या है। बच्चों आप यह तो जान ही चुके हैं कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, यदि भाषा में एक रूपता न लाई जाएगी तो भाषा भाषा न रहकर क्या हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। अगर भाषा में एक रूपता नहीं होगी तो क्या होगा, बिल्कुल सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका कोई अर्थ ही नहीं रहता, फिर उसके बाद में भाषा कोई अर्थ ही नहीं रहेगा अगर ऐसा हुआ तो। अतः भाषा में एक रूपता रखने के लिए क्या होना चाहिए, भाषा को मानकता दी गई है, ठीक है। भाषा में एक रूपता रखने के लिए भाषा में मानकता, जिसे मानक भाषा कहा जाता है। कभी कभी भाषा के विकास के में वर्णों को लिखने का ढंग बदल जाता है, ठीक है। जब भाषा का विकास होता है तो वर्णों को लिखने का जो ढंग है, वो तरीका है, वो बदल जाता है। एक ही वर्ण दो तरह से लिखा जाता है, एक ही वर्ण दो तरह से लिखा जाता है, इसका प्रभाव शब्दों तथा भाषा को लिखने पर पड़ता है। हिंदी का मानक रूप निश्चित किया गया, कैसे, चलिए देखते हैं। वर्णों के अमानक तथा मानक रूप, ये वर्णों के अमानक तथा मानक रूप है यहाँ पे, ठीक है। तो अमानक रूप जैसे क्या है, श्र है, ठीक है, भक्त के लिए जो भ हाफ और क भक्त, ठीक है, उग हाफ ग। तो मानक क्या है, ए फुल है ना, झ श, ठीक है। अमानक क्या है, छ र और री। मानक क्या हो जाएगा इसका, छ का क्ष, र का ण और रे का ये ऐसे लिखा जाता है री, ठीक है। जो ये मानक है, ये अमानक है, वो मानक है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम शब्दों के अमानक तथा मानक रूप, ठीक है। तो अमानक रूप क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी, ठीक है। अभी बताया गया था कि शब्दों को उनका लिखने का रूप बदल जाता है, तो हम हिंदी कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखते हैं, हाफ ना लिख देते हैं, लेकिन मानक क्या है, डॉट आनी चाहिए, ठीक है। मानक ये कि डॉट होनी चाहिए, हाफ ना नहीं, ये अमानक और ये मानक है, ठीक है। जैसे जैसे शब्द विकसित हो रहे, भाषा विकसित हो रही, तो शब्दों को लिखने का रूप बदल जाता है। अब भाषा विकसित हो रही तो पहले हम हिंदी ऐसे लिखते थे, अब ऐसे डॉट लगा के लिखने लगे हैं, ठीक है। परंतु ऐसे लिखते थे, लेकिन क्या होने लगा है, ना के प्लेस पर ये अनुस्वार आने लगा है। गए ऐसे बोलते थे, ठीक है, यह एक गए होता था, लेकिन अब ए आ गया है, भाषा विकसित हो गई है तो गए हो गया। चाहिए होता था तो ये के प्लेस पे ए आ गया है, ठीक है। चाहिए जाए, जाए कर दिया है। विद्यालय का विद्यालय हो गया है, ठीक है, विद्यालय का विद्यालय हो गया है। पंडित का अंग आ गया है, अण हट गया, पंडित, ठीक है। इसी तरह से अनंत होता था तो ना के प्लेस पे अनुस्वार आ गया, आरंभ में भी माँ के प्लेस पे अनुस्वार आ गया, चंचल में भी देखियो इया के प्लेस पर अनुस्वार आ गया है। कुत्ता में डबल ता, हाफ ता होता था और फुल ता होता था, लेकिन अभी देखिए कैसे कर दिया है इसको, हाफ ता का भी हाफ ता होता था तो उसमें भी इसको फुल कर दिया है। संबंध में क्या कर दिया है, माँ और ना के प्लेस पे अनुसार दे दिया है। भक्त में भी हाफ का ता का क्या कर दिया है, यहाँ पर देखिए हाफ का और ता हो गया है। द्वारा में दा के नीचे वा आता था, लेकिन अब इसको दा को हलंत द्वारा दर्शाया जाने लगा है। तो ये भाषा के जो थे ना, जब भाषा विकसित हो गई तो कुछ शब्दों का रूप ऐसे चेंज हो गया है, ठीक है। चलिए लिपि देख लेते हैं कि लिपि क्या होती है। प्रत्येक भाषा को लिखने की कोई ना कोई विधि होती है। अगर कोई भी भाषा है, चाहे वो पंजाबी हो, उर्दू हो या फिर हमारी हिंदी हो, ठीक है, तो उनको लिखने के सभी के कोई मतलब एक तरीका होता है, एक विधि होती है लिखने की। अपनी भाषा को हम किन जो ध्वनियां हैं हमारे मुख से निकल रही है उन्हें कैसे अंकित करेंगे, कैसे चिन्हित करेंगे, ठीक है। तो जो लिखने की विधि होती है ना, जो ध्वनि चिन्ह होते हैं, यही लिपि होती है, ठीक है। तो संसार भर की भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। भारतवर्ष में हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है, और इसके अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा की तो लिपि देवनागरी है ही, इसके अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली की जो और ऐसी भाषाएं हैं उनकी लिपि भी क्या है, देवनागरी ही है, ठीक है। उर्दू भाषा की लिपि का नाम क्या है, फारसी है। पंजाबी का गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन है, ठीक है। तो इन भाषाओं की लिपि दी हुई है ये। तो जैसे हमारे हिंदी में वर्णमाला होती है ना, लिपि देवनागरी होती है। इंग्लिश में क्या होता है, जो रोमन होती है अंग्रेजी की, उसमें A to Z 26 अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, इस तरह से।
चलिए व्याकरण देख लेते हैं। अब हम भाषा का क्लियर हो चुका है। तो व्याकरण के बिना भाषा अधूरी होती है। देखिए जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि भाषा के लिए पहले व्याकरण बहुत जरूरी होती है उसकी शुद्धता के लिए, ठीक है। तो उसकी भाषा हम व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का ज्ञान कराती है। व्याकरण के ना भाषा अधूरी है क्योंकि व्याकरण ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। और व्याकरण एक शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र, ठीक है। इसके नियमों द्वारा ही भाषा का शुद्ध रूप निर्धारित होता है। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो व्याकरण ही भाषा को कैसे बनाती है, सुंदर शुद्ध रूप बनाती है। और सुंदर शुद्ध रूप से क्या करती है, भाषा को व्यवस्थित करती है, ठीक है। अभी जानेंगे किस तरह से। व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो व्याकरण 3 रूप से कैसे विभाजित किया गया। एक तो सबसे पहले हम वर्ण विचार करते हैं। वर्ण समझ रहे हैं ना, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है। उस वर्ण के बाद फिर वर्णों के मेल से शब्द बनता है, तो फिर हम उसके बाद शब्दों का विचार करते हैं। अब शब्द बन गया, शब्दों के सार्थक मेल से फिर वाक्य बन जाता है, इसलिए हम सबसे लास्ट में फिर वाक्य का विचार करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पर विचार करेंगे वर्ण के बारे में कि कैसा वर्ण, ठीक है। वर्ण विचार, वर्ण विचार से हमें वर्णों के उच्चारण और बनावट का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। तो मतलब वर्ण जो है, अक्षर है, वो किस तरह से लिखा जाएगा, उसकी बनावट क्या है, उसको किस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, किस तरह से उसका उच्चारण किया जाएगा। वर्ण से हमें ये पता चलता है, ठीक है। और हमें ये भी पता चलता है कि वर्णों के मेल से ही, वर्णों का जो सार्थक क्रमशः मेल होगा ना, उसी से हम शब्द बना पाएंगे, मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। तो शब्द देखिए, अब शब्द विचार द्वारा हमें क्या पता चलता है, उस शब्दों की बनावट पता चलती है कि शब्द किस प्रकार से सही क्रम में लिखा गया है अक्षरों को, ठीक है। तो शब्दों की उत्पत्ति तथा शब्दों के भेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द के भेद क्या है, इस सब चीज के बारे में। फिर थर्ड नंबर पर आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार में क्या होता है, वाक्य विचार से हम वाक्य के भेदों को, वाक्य में क्या भेद है, कर्ता वगैरह ये सब, ठीक है। वाक्य के प्रयोग किस तरह से करना चाहिए, ठीक है। और रचना आदि का बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जिनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्यायों में करेंगे, मतलब इस चैप्टर में, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। किसके बारे में, वाक्य विचार के बारे में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स। भाषा द्वारा हम अपने मन की जो हमारे मन के भाव है, ये विचार है, वो दूसरों को हम बताते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा का प्रयोग हम बोलकर लिखकर करते हैं, ठीक है। तो भाषा का प्रयोग हम 2 तरह से ही करते हैं, या तो अपनी बात को हम किसी को बोलकर बताएंगे या फिर लिखकर बताएंगे। भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन से होता है, एक तो मौखिक होता है, एक लिखित होता है। तो देखिए भाषा का इसमें एक रूप और होता है सांकेतिक, लेकिन सांकेतिक रूप जो होता है वो स्पष्ट नहीं होता, उसको हर कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो मौखिक और लिखित भाषा मेन तो यही होती है। भाषा को जिस विधि से लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। जो भाषा को लिखने की विधि होती है वो लिपि होती है, जिसके द्वारा हम भाषा को लिखते हैं वो लिपि है, लिपि की हेल्प से। तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है, देवनागरी है। व्याकरण भाषा को शुद्ध, सरल, प्रभावी बनाता है। व्याकरण क्या करता है, व्याकरण का लाभ क्या है, तो व्याकरण का लाभ है कि वो भाषा को शुद्ध करता है, सरल बनाता है और प्रभावी बनाता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो ये था आपका भाषा और व्याकरण के बारे में बताया गया था इस चैप्टर में, ठीक है। और जो वाक्य विचार थे वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में, जैसा कि इसमें बताया गया, नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।